Good evening, students. Today we will discuss about the question answers of your history chapter. First, tracing changes over the thousands of years. Tracing changes through 1,000 years. Question number one: Who was considered a foreigner in the past? इसका मतलब है कि हमारे इतिहास में फॉरेनर किसको कहा जाता था, किसको फॉरेनर समझा जाता था? तो द आंसर इज in the medieval period, a foreigner was any stranger who stayed in a given village, someone who was not a part of that society or culture. इसका मतलब है ऐसा जो भी व्यक्ति होता था जो उस समाज या उस संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, किसी दूसरे गांव से भी अगर दूसरे गांव में पहुंच गया तो उसको हम फॉरेनर उस समय कहते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। हम इसका पूरा अ, जो कॉपी पर मेरा लिखा हुआ है इसको हम बाद में आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अभी इसको समझा रहे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हम बताते जाते हैं। We do not find inscription at the period after 700। ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि 700 के बाद ढेरों इंस्क्रिप्शंस अभिलेख मिले हैं जिनके आधार पर हम इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। The Marathas asserted their political importance during this period, बिल्कुल करेक्ट है। इन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पावर को उसमें बढ़ा लिया था, इसलिए करेक्ट है। Forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural state settlements। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों कि जब कृषि क्षेत्र का विकास किया गया तो जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको वहां से बाहर जाना पड़ा। ये भी करेक्ट है। डी, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। ये फॉल्स है क्योंकि उसका क्षेत्र वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक था। उसमें मणिपुर, असम या कश्मीर नहीं आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट और केप्ट। ओके, इसका आंसर मैन्युस्क्रिप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बी, कौन था 14th सेंचुरी में जो इतिहासकार था? इसका उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी। सी, अगर सी का आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा टी, पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज एंड कॉफी। ये सब नए खाने की चीजें थी जो 700 से 1750 तक समाज के अंदर आ गए थे। ओके, लिस्ट सम द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या क्या आए थे अगर उसकी बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving and firearms in combat। हम इसका लिखा हुआ पेज आपको भेज देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय में जो धार्मिक विकास जो हुआ वो किस तरह का विकास हुआ, तो उसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंज occurred in what we call Hinduism today। अगर हिंदुत्व की बात करें तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, नए देवताओं की पूजा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों को बनाने का काम, मंदिर निर्माण का काम। और ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास एज नॉर्मली सीन, सामान्यतः उसमें देखा जा रहा था कि ब्राह्मणों का जो महत्व है उस समय में बढ़ रहा था। लेट अस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरी।
सैकड़ों वर्षों में जो हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ है वो किस तरह से बदलता चला गया, तो उसका आंसर है द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड फर्स्ट इन 13th century इन बाय मिन्हाज ए सिराज ने सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया, जो कि इतिहासकार था, जो फारसी भाषा में लिखता था। उसका जो मतलब था, ही मीन्ड द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स ऑफ बिटवीन गंगा एंड यमुना। हिंदुस्तान से उसका ये मतलब था कि पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, इतना ही उसके हिंदुस्तान का मतलब था। इसके विपरीत अगर बात करें, इन द कंट्रास्ट बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and culture of the inhabitants of the subcontinent. अगर इस पूरे उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो पूरे उपमहाद्वीप के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिसका मतलब था यहाँ का भूगोल, यहाँ के पशु पक्षी और यहाँ की संस्कृति, इससे उसका मतलब था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड, तो इसका अर्थ होगा, इसका आंसर होगा जातिज framed their own rules and regulation to manage the conduct of their members। अपने जाति के सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जाति खुद अपने नियम और कायदे कानून बनाते थे। Their regulations were enforced by an assembly of elders। बड़े लोगों की सभा में इन कानूनों को लागू किया जाता था। Described in the some areas of जाति पंचायत, as a जाति पंचायत जैसे आज के समय में कहते हैं, उसी तरह से जाति पंचायत होती थी, वहां पर जाति के नियमों को लागू किया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल अंपायर मीन। इसका ये मतलब है, पैन रीजनल का मतलब होता है जो क्षेत्र से भी दूर जा करके, जैसे रीजन का मतलब था एक क्षेत्र, तो क्षेत्र तक ही जो बात सीमित नहीं रहती है, क्षेत्र से बाहर निकल करके भी जब उस साम्राज्य का प्रभाव होता था, उसको हम पैन रीजनल एम्पायर कहते हैं। उसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे अ पैन रीजन इज ए जियोग्राफिक रीजन or states sphere of economic, political and cultural influence extending beyond that state's borders। किसी भी क्षेत्र की जो सीमा है, उसमें जो उस राज्य का प्रभाव होता है, इसके अलावा भी जब अन्य क्षेत्रों में भी उस राज्य का प्रभाव पड़ता है, तो हम उसको पैन रीजनल इन्फ्लुएंस कहते हैं। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग करने में, जो पांडुलिपियां हैं, हाथ से लिखी हुई जो चीजें हैं, उसका प्रयोग करने में क्या समस्या आती है इतिहासकारों को, वो समस्या आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है कि जैसे आप किसी दोस्त की कॉपी में से देख करके आप जब अपना होमवर्क पूरा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जो आपके फ्रेंड ने कुछ लिखा है, लेकिन उसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, या तो जो लिखा है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि वास्तव में लिखा क्या है, तो आप कुछ अपने से समझ के लिख लेते हैं। उसमें दो चीजें हैं, एक तो जो कुछ लिखा है वो शब्द क्या लिखा है क्लियर दिखाई नहीं देता, दूसरा जो शब्द लिखा गया है उसका लिखने वाले के लिए क्या मतलब है, आप जब लिखने जा रहे हैं दोबारा तो उसका आप कुछ और मतलब निकालेंगे। तो ये समस्या आती है स्टूडेंट्स के सामने कि जो कुछ पहले का लिखा हुआ मिलता है आज के समय में, उसमें दो तरह की समस्या आती है। पहला तो क्लियर नहीं रहता कि लिखा क्या है, दूसरा उसका मीनिंग उस समय कुछ और रहा होगा, अभी उसका मीनिंग कुछ और हम निकाल लेते हैं, तो ये समस्या आती है। इसके लिए लिखेंगे हिस्टोरियंस फेस मेनी डिफिकल्टीज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट एज क्लैरिटी ऑफ राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, how do historians divide the past into periods? Do they face any problems in doing so? तो इसका आंसर होगा historians divided the past in periods because in long term the changes in social and economic organization reflects very clear। थोड़े समय में किसी समाज में जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए उन परिवर्तनों को आकार लेने में बहुत समय लगता है। इसलिए इतिहासकार 1 वर्ष या 2 वर्ष इतना करके इस इतिहास का अध्ययन नहीं करते हैं, इसकी बजाय वो 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष ऐसा करके वो पूरे कालखंड का वो एक ब्रीफ हिस्ट्री करते हैं,
ब्रीफ स्टडी करते हैं, जिससे समझ में आता है कि इतने समय में उस समाज में क्या परिवर्तन हुआ, जिससे कि हमें समझ पाए कि 200 वर्षों में, 100 वर्षों में, 50 वर्षों में किसी समाज में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसलिए इतिहासकार ऐसा करते हैं, और ऐसा करने में उन्हें कोई भी समस्या नहीं आती है। तो क्वेश्चन आंसर इस लेसन का हो गया। अब नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।